देखना बेटा, लाइट की अगर मैं बात करूंगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है इसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं, जैसे गामा रेज सुनी होगी, ये नहीं सुनी तो एक्स रेज तो सुनी होगी, एक्स रेज, यूवी रेज, ऐसी इसमें लाइट होती है, लाइट। और इन सब रेज में से सिर्फ एक लाइट है जो हमको विजिबल है, सिर्फ एक लाइट होगी जो हमको विजिबल होगी, जो दिखेगी। और इसकी भी जो वेवलेंथ है उसकी 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच। सर आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10। इतनी वेवलेंथ में हमको बस लाइट दिखती है, बाकी इनमें से कोई रे दिखती नहीं। एक्सरे हो जाता है, कभी देखा एक्सरे दिख रही हो और तो नहीं दिखती, एक्सरे हो जाता है बस। लाइट हमको विजिबल है। हमको इस क्लास 10th में इस लाइट के दो फिनोमेनास पढ़ने हैं। अगर मैं फिनोमेनन की बात करूंगा तो दो पढ़ने, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन और एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। चलो समझेंगे। पहले अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो रिफ्लेक्शन कहता है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ वाइट लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस, फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। बात करते समझ। मैंने कहा बाउंसिंग बैक का मतलब क्या है कि कोई लाइट अगर मान लो कोई पॉलिश्ड सरफेस मैंने लगा दी, जिसके एक तरफ मैंने पॉलिश कर रखी है और लाइट आ रही है और टकरा के वापस जाए, कोई लाइट आए और टकरा के वापस जाए। सर ये शब्द आपने यूज किया पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश्ड सरफेस किसकी बनाई जाती है? ये पॉलिश्ड सरफेस बनाने के लिए कोई मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे अच्छा मटेरियल मैंने क्या बताया था? सिल्वर। चांदी सबसे अच्छा मटेरियल है जो 98% तक रिफ्लेक्टिंग पावर अपने पास रखता है। रिफ्लेक्टिंग टेंडेंसी 98% है, 100% तो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो Al2O3, जिसका एक और नाम है रेड ऑक्साइड, इसका पेंट मार देते हैं। 96% तक आपको जो है रिफ्लेक्टिंग पावर दिखाता है। तो ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का अंतर है। अगर मैं आगे बात करूंगा तो इसमें आपको 3 रेज का विवरण करना है। एक तो क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो उसको नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। बेटा नॉर्मल के आगे रे मत लगाना, सिर्फ नॉर्मल करना है इसको, नॉर्मल। और जो लाइटें आ रही है, जो लाइटें आ रही है, अंग्रेजी का एक शब्द है इंसिडेंट हो रही है, उस रे को क्या नाम देंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, जो रे इंसिडेंट या आ रही है कहीं से और टकराने के बाद जो लाइट रे चली जाएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहीं से लॉ की बात करते हैं। पहला लॉ दिया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होनी चाहिए, लाइज ऑन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब समझना, मेरे पास 3D कोऑर्डिनेट होता है। अभी तो आपने 2D पढ़ा होगा, 3D होता है x, y और z, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं अगर बात कर रहा हूं एक प्लेन की, या तो x और y में आ जाए, या तो y और z में आ जाए, या तो z और x में आ जाए। कहने का मतलब अगर ये दीवार है, इसमें कौन कौन सा प्लेन आ रहा है? एक तो आ रहा है z और एक आ रहा है x, एक x आ रहा है, एक z। समझ गए? x और z से मिल रहा है, इसका मतलब ये xz प्लेन है। xz प्लेन के अंदर कोई रखा हो तो इसी पे इंसिडेंट आए, इसी पे रिफ्लेक्टेड जाए और इसी पे नॉर्मल बना हो। ये एक दीवार है, बोर्ड है, पूरा क्या है? एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है सर? yz। अगर मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको z माना है तो क्या हो जाएगा? yz। तो yz प्लेन में रखा है तो तीनों चीजें इसी में, इंसिडेंट रे भी इसी पे, नॉर्मल भी इसी पे और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पे। तीनों अगर इस पे हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा पहला लॉ सिद्ध हो रहा है कि हाँ, अगर आप रिफ्लेक्शन कराना चाह रहे हैं तो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर लाइन करना चाहिए। The angle formed by normal and incident ray is called angle of incidence। इस एंगल को बोलते हैं angle of incidence। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा तो ये कह रहा है कि ऑलवेज
द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। होना ही चाहिए, ये जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। सर रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिफ्लेक्शन को डेप्थ में जाके पढ़े तो रिफ्लेक्शन होता किसका है? तो मैंने बोला सर पॉलिश्ड सरफेस, एक तरफ पॉलिश लगा दी, ऐसे सब्सटेंस को मैं मिरर्स बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मिरर्स। मिरर्स जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी दोनों सरफेस प्लेन होती है। एक साइड हम लोग क्या करते हैं, एक साइड प्लेन लगाते हैं, दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन करवा रहे होते हैं। अब ये मिरर कितने प्रकार के? वो तो ठीक है सर, क्या जरूरी है बिल्कुल स्ट्रेट ही होनी चाहिए? कोई जरूरी नहीं। अगर स्ट्रेट है उस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। पर अगर ये रिफ्लेक्शन ऊबड़ खाबड़ जगह पर हो रहा है, ऐसा है, और एक तरफ स्ट्रेट पॉलिश करते हैं, क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। पर ये कैसा होगा? लाइट रे यहाँ से, यहाँ से एंगल बना कैसे चलेगी? एक लाइट रे यहाँ से वो एंगल बना कैसे चलेगी? क्या ये रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या ओपेक रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर या ओपेक रिफ्लेक्शन इसका नाम हो जाएगा। ये वाला जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर है। एक और लाइट रे आएगी, वो इसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल ही आएगी और पैरेलल ही जाएगी, ऐसे हम बात करते रहेंगे। ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। हम लोग यहाँ पर स्टडी इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन के बेसिस पर करते हैं। सर मिरर की बात करें तो बता दिया, मिरर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी एक साइड पॉलिश की जाती है। किससे पॉलिश कर रहे हैं? एयर टू, और दूसरी साइड से क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, उसके सामने ऑब्जेक्ट देखो। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको मिरर या लेंस के आगे रखकर भी हम इमेज फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पर दो लाइट रे मीट होती हैं उसको हम बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। आज सर मिरर की बात करूंगा तो यहाँ पर दो प्रकार के मिरर का विवरण है। एक होते हैं प्लेन मिरर, एक होते हैं प्लेन मिरर, और बेटा दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर। दूसरे होते हैं स्फेरिकल। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? दो प्रकार के मिरर की बात समझ में आ गई, ठीक है। फटाफट से इसको देख लो एक बार, फिर उसके बाद बात करेंगे प्लेन, ठीक है। एक बार इसको देख लो फिर करेंगे प्लेन। देखो बेटा, मिरर की बात कर रहा था, मैंने कहा मिरर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। सर प्लेन मिरर की बात करेंगे तो हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर का क्या है, प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़नी है। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एक करके प्रॉपर्टीज। प्लेन मिरर जो हम लोग घर पे जिससे जो है चेहरा वगैरह देखते हैं, प्लेन मिरर, ये मिरर। इसमें क्या क्या होता है पहले देखेंगे। पहला ये है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ वो इनफाइनाइट होती है। सर कैसे पता चला आपको फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है? ये जब हम इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ेंगे, उसका पहला रूल क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल पढ़ेंगे हम कि कभी भी कोई लाइट रे अगर पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर के जाती है। ये हमारा पहला लॉ है, पहला रूल है किसका? इमेज फॉर्मेशन का, कि कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी। पर यहाँ पर तो सर अगर लाइट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे ही वापस जा रही है, इसका मतलब क्या है? इसका फोकस इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है? इनफाइनाइट। पहला आंसर तो ये है। दूसरा आंसर, हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, इस स्फीयर में से कट करके एक हम बना लेते हैं, क्या? मिरर बना लेते हैं। स्फीयर को कट करके दो जगह से और मिरर बना लेते हैं। अगर ये प्लेन मिरर है, इसका मतलब कितना बड़ा स्फीयर रहा होगा, मान लो कितना सा पार्ट लिया है, कितना बड़ा स्फीयर रहा होगा, उसका सेंटर कितना दूर होगा, कितना ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा सेंटर होगा तो फोकस भी दूर होगा। सेंटर दूर है, फोकस दूर है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कहाँ है? तो इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। दूसरा, ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सर ये मतलब क्या है, एक बार समझिए। ऐसी कोई भी इमेज जिसको हम लोग जो है स्क्रीन पर उतार सके, द इमेज विच कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर उसको बनाया जा सके, उतारा जा सके, ऐसी इमेज को रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज की पहचान है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है।
जिसको नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट सीधी इमेज बनती है वर्चुअल, जिसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। समझ गए? आगे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज का भी होगा। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, दोनों साइज हमेशा कैसे होंगे? आ जाओ अगली बात। अगली बात है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इमेज फ्रॉम मिरर समझना जरा। जैसे मेरा अगर मिरर है, ये अगर मेरा मिरर है और इस पे बेटा ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इमेज भी इतनी ही दूर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। क्या ऐसा होगा साइज बड़ा या छोटा हो जाए? क्या साइज बड़ा और छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लोग घर पे जो चेहरा देखते हैं, क्या उसमें हमारा साइज बड़ा या छोटा दिखाई देता? नहीं दिखता। क्या डिस्टेंस कम ज्यादा दिखाई देती? नहीं। हम शीशे के पास रहते हैं तो हमारा एरिया ऑफ व्यू कम होता है, दूर जाते हैं हमारा एरिया ऑफ व्यू बढ़ जाता है, और दूर जाएंगे और एरिया ऑफ व्यू बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता चला जाएगा उतना ही इमेज भी अंदर की तरफ दूर होती चली जाएगी। और कैसी इमेज होगी? जो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जिसको किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? और लास्ट बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन। अगर बेटा मैं लेटरल इन्वर्जन की बात करूं, इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड दिखाई देता है, और इमेज को ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड दिखाई देता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अगर मैं बात करता हूँ मिरर लगाए, अगर मैं इस हाथ से हेलो करता हूँ राइट हैंड साइड से, तो उस साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड से हेलो हमें आएगा। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है। और इसी कारण से एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। एम्बुलेंस जो लिखा रहता है, एम्बुलेंस गाड़ी पर जो लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, जिससे जब शीशे में देखे साइड से तो क्या देखे? सीधा देखे, और उसको साइड हम देखें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो? सर आगे जब मैं बढ़ूंगा थोड़ी सी बात स्फेरिकल की करूंगा। बेटा 5 प्रॉपर्टी इनको याद कर लेना, ये 5 प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की है। स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो इनको कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में। एक होते हैं कॉन्केव, एक होते हैं कॉन्केव, एक होते हैं कॉन्वेक्स। एक होते हैं कॉन्केव, एक होते हैं कॉन्वेक्स। अगर मैं बात करता हूं, दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। अगर मैं एक मिरर को बाहर वाली साइड से पेंट कर दूं और अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, अगर अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे मिरर को मैं बोलूंगा क्या? कॉन्केव। क्या बोलूंगा? कॉन्केव। और अगर अंदर वाली साइड से इसको पॉलिश कर दूंगा और बाहर वाली साइड से अगर रिफ्लेक्शन करवाता हूं, अगर बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करवाता हूं, तो ऐसी जो है मैं ऐसे मिरर को बोलूंगा, वो ऐसे मिरर को बोलूंगा कॉन्वेक्स। समझ गए? कॉन्केव और कॉन्वेक्स याद कर लेना। केव जैसा बन रहा है, केव जैसे से क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो कॉन्केव है। और ये कैसा हो गया? कॉन्वेक्स। समझ गए यहाँ तक? कॉन्केव और कॉन्वेक्स। चम्मच देखी होगी, चम्मच, तो चम्मच का जो जिस साइड से हम लोग खाते हैं वो साइड तो क्या होगी? कॉन्केव, और दूसरी साइड क्या होगी? कॉन्वेक्स। एक साइड कॉन्केव होती है, एक साइड क्या होती है? समझ गए यहाँ तक? चलो एक बार इमेज फॉर्मेशन देखिए, है ना? इसको उतार लो, इसको उतार लो। चलो अब बात करेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बात करेंगे ध्यान से। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए? रूल्स पता होना चाहिए। अगर मैं रूल्स की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, रूल्स क्या क्या है समझना। पहले क्या हम स्फेरिकल मिरर्स को समझ लें क्या होते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले, ये स्फेरिकल मान लो एक मिरर है, मैंने कॉनकेव ले लिया, मान लो मैंने अभी सिर्फ क्या ले लिया? कॉनकेव। जैसा कॉनकेव का होगा वैसा ही कॉन्वेक्स का होगा, थोड़ा सा अंतर है, बता दूंगा क्या।
ध्यान से समझना, पहले टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर रूल्स को समझेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन। मैंने कहा कि ये क्या है, ये एक कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है कॉन्केव मिरर। ये जो लाइन जा रही है, जो इस मिरर के जिस स्फीयर से इस मिरर को काटा गया, जिस स्फीयर से, मान लो एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर से इस मिरर को काटा गया है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर का ये कर्व जो है पार्ट है, उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये लाइन जा रही है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट के साथ जोड़ रही है, सर ये पॉइंट क्या है? पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल के साथ जोड़ रही है, इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मैं कहूंगा प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ रही है। और पोल क्या है? ऐसा एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को काटते हुए जा रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? पोल। अब अगर मैं यहां से बात करूंगा बेटा, और क्या समझना है? अब एक पॉइंट और होता है जिसका नाम होता है फोकस। क्या नाम है? फोकस। अगर मैं फोकस की बात करूं तो कैसे समझेंगे कि व्हेन अ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। When a light ray coming parallel to principal axis after reflection passes through a point on the principal axis, this point is called focus, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मैं बात करता हूँ पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या क्लियर है? अब रूल को समझना। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आएगी, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो वो फोकस से वापस जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के चलेगी। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है तो फोकस से होकर के जाती है। दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। अगर मैं यहाँ से फोकस से किसी लाइट रे को लेकर के आता हूँ और जैसे ही मिरर पर पड़ेगी और पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? पैरेलल। समझ गए? दो रूल समझ गए। तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। तीसरा और चौथा लॉ है अगर कोई लाइट रे पोल पर आकर के पड़ती है, अगर कोई लाइट रे पोल पे आकर के पड़ती है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा एंगल से ही वापस जाएगी। जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। इसको हम लॉ में इसीलिए मतलब इसको रूल्स में इसीलिए शुमार नहीं कर रहे क्योंकि ये लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्या टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर से पोल तक की दूरी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी है। और 3 रूल याद रखने वाले। चौथा रूल तो आपका क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही। 3 रूल क्या है? पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। कब? रिफ्लेक्शन के बाद। रिफ्लेक्शन के बाद। अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे।
जब लेंसेज की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही वापस जाएगी। ये हमारे रूल्स है इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अगर मैं इसके आगे बात करता हूँ इमेज फॉर्मेशन की, ध्यान से देखना इमेज फॉर्मेशन उससे क्या है। इसके आगे इमेज फॉर्मेशन की बात करें। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो पहली बात करूंगा कॉनकेव मिरर। पहले बात कर लेता हूं कॉनकेव मिरर। समझना, पहले मेरी बात को समझना। कुछ पॉइंट्स के नाम मैं बताता हूं जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना। कुछ पॉइंट्स के नाम है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट पोल से बहुत ज्यादा दूरी पर रखा है, जैसे मान लो अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ रखी है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर दूर, इसका मतलब काफी दूर हो गया। 5 मीटर कहाँ, 40 सेंटीमीटर कहाँ, तो इस मिरर के हिसाब से वो क्या हो गया इंफिनिटी पर हो गया। क्या हो गया इंफिनिटी। तो एक तो केस आएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो इंफिनिटी पर, मान लो बहुत दूर इंफिनिटी वहां पर रखा है। एक केस ये वाला पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो क्या होगा। दूसरा केस कहाँ पढ़ेंगे, इस वाली जगह को जो सेंटर से पीछे इंफिनिटी से पास होगा। मान लो 2 मीटर की बात कर रहे हैं, 1 मीटर की बात कर रहे हैं, है ना, पौने मीटर की मतलब 0.75 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट और इस जगह को बोलते हैं बियॉन्ड सी। क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी। सी का मतलब है सेंटर, बियॉन्ड सेंटर। तीसरे केस की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, इसका मतलब थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट रखा होगा सेंटर। चौथी बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। सेंटर एंड फोकस, जब सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, कहीं पर भी। पांचवें केस की बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, इसका मतलब फिफ्थ केस बन जाएगा इसका फोकस, जब ऑब्जेक्ट का रखा हो फोकस। और सिक्स्थ केस पढ़ेंगे इसका जब ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल समझेंगे। कुछ बातों को और समझते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है, जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर होता है तो इमेज का साइज जो है, जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस होता है तो इमेज का साइज कम होता है। कैसा होता है, कम। तो धीमे धीमे उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पास आएगा, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डिमिनिश्ड। फिर थोड़ा सा और पास आएगा, हम कहने लग जाएंगे सेम साइज। क्या कहने लग जाएंगे, सेम साइज। फिर थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट पास आएगा, हम कहेंगे मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। और थोड़ा सा पास आएगा, हम बोलेंगे हाईली। ऐसे हम धीमे धीमे हमारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता रहेगा, इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो भी हम कैसे समझ, अभी हम कैसे समझ लेंगे कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे। ठीक है, देख लो।